Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों हम ऑलरेडी 2021-22 के लिए अकाउंटेंसी क्लास 12th का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनपीओ चैप्टर और मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और सारी की सारी थ्योरी जो है जितना भी बेसिक है एनपीओ चैप्टर का वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके देख सकते हैं। एज फार एज द प्रैक्टिकल सेशन इज कंसर्न, एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जैसा कि मैं हर लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैं थॉरली ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने काफ़ी सारे डीके गोयल और I think most of the unsolved questions of DK Goel and the TS Grewal already I have solved और मैंने सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके आप देख सकते हैं और मैं आज इसकी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दूंगा, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो बनती है वो फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बनती है और इसको भी मैंने थॉरली कवर अप कर दिया है। अभी हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि एक्रुअल बेसिस पर बनता है। इसको हमें कवर अप करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर और इसको आज हम थॉरली डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के लिए कुछ और भी आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3 टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनपीओ चैप्टर के, वो है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट और consumption of the consumable items and the calculate profit loss and depreciation on the fixed assets। ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपको थोरोली पढ़ने पड़ेंगे, तब आप जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना पाएंगे। लेकिन आज हम इसका फॉर्मेट सीखने वाले हैं, इसके कुछ फीचर्स सीखने वाले हैं और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर कर रही है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 3 मार्क्स में। देखो, एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन नहीं कर सकती। तो इंस्टीड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द फॉर्मेट इज वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। डिफरेंस ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग डालते हैं उसके प्लेस पर हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो मेथड है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन नहीं कर सकती, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्लेसेस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है? तो व्हाट इज द अकाउंटिंग बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? सेकंड क्वेश्चन, ये 1 मार्क में आ सकता है। किस अकाउंटिंग बेसिस पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका आंसर है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जो इसका बनाने का जो मेथड है वो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इसको हम आगे अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फीचर्स हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और इसका जो पहला फीचर है नेचर, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, पूछ सकता है आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है। तो इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है और ओनली एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करता है। एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखना है और इनकम को क्रेडिट साइड लिखना है। देखो, एक बात आप समझ लो, कभी भी इसमें ये पेमेंट और रिसीप्ट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। जैसे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पड़ा है कि वो वहां पर हम रिसीप्ट्स और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट के प्लेस पर हमें लिखना है एक्सपेंसेस और रिसीप्ट के प्लेसेस पर लिखना है हमें इनकम। तो ये ओवरऑल
इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ऑफ एन अकाउंटिंग का ईयर का मीनिंग ये है कि पूरे 12 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वेदर पेड और नॉट, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हम आगे डिस्कस अभी करेंगे। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो हमने पढ़ ही लिया, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बनाया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए 1 मार्क्स में। पहला आपसे पूछ सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। और किस अकाउंटिंग बेसिस पर बनता है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बनता है। अगला हमारा फीचर है अकाउंटिंग पीरियड। किस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये बनाया जाता है, तो ये जो करंट अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा अप्रैल से मार्च, तो ये अप्रैल से मार्च 12 महीने बनते हैं। तो 12 महीने का ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उसके बाद बात आती है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स इसमें आपको सारी करनी पड़ेंगी। एक्रूअल यानी कि आउटस्टैंडिंग, एडवांस, जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे आपने 11th क्लास अगर आपने ढंग से करी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट की जाती है, उनको एडजस्ट किया जाता है। ऐसी एडवांसेस को भी एडजस्ट किया जाएगा, वो हम थॉरली आगे डिस्कस करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स का मीनिंग हो गया, जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है आउटस्टैंडिंग और एडवांस की, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट की जाएगी। इसको हम जब क्वेश्चंस करेंगे और इसका फॉर्मेट सीखेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होता है, जैसे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। अगर आपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके देखो। और आज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं प्ले लिस्ट भी बना देता हूँ एनपीओ की, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप आसानी से। इसके अलावा कुछ और गाइडेंस भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, वो वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहली बात यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस इसमें नहीं होते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में होते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। बहुत सिंपल वे में आपको समझा देता हूं इसका फॉर्मेट क्या कहता है। अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले तो देख लो, ये टी शेप अकाउंट है, उसमें ऊपर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको डेबिट लिखना है और ये डेबिट लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट लिखना है, और यहाँ आपको जो हेडिंग होगी वो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड 31 मार्च, डेट लिख देना। डेबिट साइड आपको लिखना है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड आपको लिखना है इनकम। और इसके बाद मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, मैंने आइटम्स यहाँ पर बताई नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो, आइटम्स कोई भी लर्न नहीं कर सकता, वो तो जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में एक आइटम्स बैठ जाते हैं कि कौन सा आइटम एक्सपेंडिचर साइड आएगा, कौन सा आइटम इनकम साइड आएगा। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ नहीं लिखने हैं। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो देखो, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। और सेकंड इसका जो फीचर है ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होंगे, हर महीने होंगे, हर साल होंगे, और डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे। और तीसरा इसका जो फीचर है ये स्मॉल अमाउंट होता है। और फोर्थ आपको ध्यान रखना है कि ओनली 12 मंथ्स के रिकॉर्ड करने हैं आपको, ओनली 12 मंथ्स के रिकॉर्ड करने हैं, वेदर पेड और नॉट, वेदर पेड और नॉट, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेदर पेड और नॉट, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस की आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ओनली आपको लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सैलरी हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसको 12 महीने का यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 सैलरी दे रहे हैं एक महीने में, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पर 12,000 रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपने ओनली 10,000 पेमेंट की है अभी,
यानी कि कैश में जो पेमेंट की है 10,000 पेमेंट की है और 2,000 की पेमेंट अभी आपने नहीं की है। तो आपने क्या करना है, 10,000 में आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़ प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपए। तो आपको 2,000 की एडजस्टमेंट करके, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 की एडजस्टमेंट करके इसको 12 बना के आपको यहाँ पर लिखना है। कहने का मतलब आपको पूरा 12 महीने का कैलकुलेट करके वेदर पेड और नॉट उसको एडजस्ट करके, इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर एडअप करने हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तो भूल के भी हमें नहीं लेने हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या है वो मैं फटाफट से आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग हो गया आपका परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आपने एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर नहीं लेने हैं, यानी कि एसेट्स से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपको नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने एसेट्स सेल किया, एसेट्स आपने परचेज किया, उस अमाउंट को आपको नहीं लेना है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन परचेज की, नहीं लेना। आपने मशीन बेची, नहीं लेना। लेकिन मशीन सेल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर कोई लॉस हो रहा है और एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन है, इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपने कोई मशीन सेल की है, नहीं लेंगे। अगर आपने कोई मशीन परचेज की है, इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर मशीन सेल करने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है और जो एसेट्स होते हैं और मशीन पर आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसको 100% हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उनको रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो आपको क्या नहीं लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स अगर आप परचेज करते हो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। अब बात करते हैं इनकम की साइड। आपको इनकम लेनी है, ओनली रेवेन्यू इनकम लेनी है। आपको कैसी इनकम लेनी है, ओनली रेवेन्यू इनकम लेनी है। और कैपिटल रिसीप्ट्स या कैपिटल इनकम को बिल्कुल छोड़ देना है, उनको हमें नहीं लेना है। अब रेवेन्यू इनकम क्या हो गई, रेवेन्यू इनकम वही है कि ये डे टू डे आपकी इनकम होती हैं या रिसीप्ट्स होती हैं। उसके बाद ये स्मॉल अमाउंट होता है और उसके बाद ये आपको ओनली 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करना है। कितने मंथ्स का रिकॉर्ड करना है, ओनली 12 मंथ्स का, वेदर रिसीव्ड और नॉट। क्या रिकॉर्ड करना है आपको, वेदर रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, ओनली 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करके, 12 मंथ्स का कैलकुलेट करके फिर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू इनकम। अब ये 12 मंथ्स का मीनिंग क्या है, इसको अब हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू इनकम है या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। अब सब्सक्रिप्शन आपको उतना ही लिखना है जितना 12 मंथ्स का बनता है। 12 मंथ से ना कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है एनपीओ चैप्टर का। सब्सक्रिप्शन में होता क्या है कि जितने भी मेंबर होते हैं एनपी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कुछ ना कुछ हर महीने, हर क्वार्टरली और हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे एनपी ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहे। उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है और आपको सब्सक्रिप्शन केवल लिखना है 12 मंथ्स का। वो कैसे, मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 बंदे हैं और हर बंदा 120 रुपए दे रहा है, तो टोटल कितना बनता है, 1200 रुपए, यानी कि 120 रुपीज हर साल देता है एक पर्सन, यानी कि एक मेंबर। और 10 मेंबर्स हैं तो सब्सक्रिप्शन टोटल 12 मंथ्स की कितनी बन गई, 1200। तो आपको यहां पर कितना रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू इनकम में, 1200। ये तो आपको सीधा दिया हुआ था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि सर सब्सक्रिप्शन जो हमें एक्चुअल में रिसीव्ड हुई है कैश में, वो अभी केवल 1100 रुपए रिसीव हुई है, यानी कि ओनली 1100 रुपए रिसीव हुई है। आपको मेंबर्स भी दिए हुए हैं और आपको ये भी बोल रहा है कि ओनली आपको जो रेवेन्यू यानी कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है वो 1100 रिसीव हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1100 रुपए तो हमें कैश में रिसीव हुआ है,
लेकिन अगर आप इन दोनों डाटा को कंपेयर करें तो पता चलता है कि आपका 100 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो इस ईयर को बिलोंग करता है वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, पता चल गया 100 रुपए और आने थे जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो हम इसको दोबारा से 1200 बना लेंगे। अब ये 12 महीने का डाटा बन गया। तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू इनकम में 12 मंथ्स का यानी कि 1200 रुपए लिखना है। मेरा कहने का मतलब है इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपको जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और जितने भी रेवेन्यू इनकम हैं उनमें एडवांस और आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करके उस डाटा को अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का बना लेना है और फिर आपको रिकॉर्ड करना है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं। देखो, सबसे पहली तो बात कैपिटल रिसीप्ट्स क्या हो गई। कैपिटल रिसीप्ट्स का मतलब हो गया पहला सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरा आइटम हो गया आपका स्पेसिफिक फंड रिसीव्ड। स्पेसिफिक फंड्स रिसीव्ड, इनको भी आपको नहीं लेना है। और स्पेसिफिक फंड के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के मैं 3 लेक्चर्स बना चुका हूं और मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं जितने भी स्पेसिफिक फंड होंगे वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आप फटाफट से जाके वीडियो सेक्शंस में देखो, उस पर जो थंबनेल होता है उस पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग लिखा होगा। 1 2 3 3 लेक्चर्स हैं, उनको जाके देख लो। आपका जो स्पेसिफिक फंड का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा डिटेल में। तो कैपिटल रिसीप्ट्स क्या हो गई, एक तो अगर आप एसेट्स सेल करोगे वो कैपिटल रिसीप्ट्स होती है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक फंड्स मिलते हैं वो भी कैपिटल रिसीप्ट्स होती है और इनको यहाँ पर हमें नहीं लेना है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि परचेज ऑफ एसेट्स और कैपिटल रिसीप्ट, सेल ऑफ एसेट्स और स्पेसिफिक फंड्स रिसीव्ड आपको नहीं लेने हैं, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम लेनी है। फिर आपने क्या करना है, अगर रेवेन्यू इनकम का टोटल, यहाँ पे जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स आएंगी उनका टोटल अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ग्रेटर है तो यहाँ पर आपको लिख देना है सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं काफ़ी सारी रेवेन्यू इनकम्स हमने रिकॉर्ड कर ली जो आपको क्वेश्चंस में गिवन है, और यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2000 रुपीज़, और इधर जो टोटल आ रहा है ये मैंने 12,000 लिखा है तो मैं इसको 14,000 ले लेता हूँ। तो ये मैंने 14,000 ले लिया। 14,000 इधर टोटल आ रहा है, 12,000 इधर आ रहा है, तो कितना बचा 2,000। तो आपका सरप्लस कितना हो जाएगा 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मैंने सरप्लस लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लिखा जाता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि एनपी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट नहीं लिख सकती, क्योंकि एनपी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लिख ही नहीं सकते हैं। तो जितना भी एक्सेस पैसा होगा इनकम से एक्सपेंडिचर पर उसको सरप्लस लिखा जाएगा, और इसका वाइज वर्सा यानी कि अपोजिट। अगर आपके एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर हैं और इनकम कम है तो जो डेफिसिट होगा यानी कि जो जितना पैसा कम पड़ रहा है उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे डेफिसिट के नाम से। ये बन गया आपका, और यहाँ पर फिर टोटल कर देंगे, ये बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, यानी कि ये 1 ईयर का बनता है। ओवरऑल इस तरीके का फॉर्मेट आपको लर्न रखना है। वैसे तो मैंने कुछ फॉर्मेट यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको डिस्कस करूँगा तो आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें तभी समझ आती हैं जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई ऐसी रिसीप्ट्स जो कि डे टू डे होती हैं और जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी चलती है उनको रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी कुछ लिख दिए हैं, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशंस, एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शंस, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ आएगा। फिर मैंने कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं, जैसे आपने कोई एसेट सेल किया हो और जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, बिल्डिंग फंड बता दिया, स्पेसिफिक फंड्स और सेल ऑफ एसेट्स। लाइफ मेंबरशिप फीस के अलावा एक लीगेसी भी है, उसको भी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। भाई कैपिटल रिसीप्ट्स का सिंपल सा फंडा है, कैपिटल रिसीप्ट्स एक तो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको हम कैपिटल रिसीप्ट्स मानते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं बैलेंस शीट में।
यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। पीछे डिस्कस किया था, डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए, रिकरिंग नेचर के होते हैं, स्मॉल अमाउंट होता है, करेक्ट है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट, ऑनरोरियम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इंश्योरेंस, इन सबको डिस्कस करेंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी इतना समझो कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी पहले से मैं अभी डिस्कस किया है मैंने रफली, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनमें हम फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोला जाता है, और इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। अब ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि ओनली एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स यानी कि इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड वेदर पेड और नॉट ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर 12 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए? फॉर 12 मंथ्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जिस अकाउंटिंग ईयर का बना रहे हो, ओनली 12 मंथ्स का रिकॉर्ड करना है। एडजस्ट कर लेंगे आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम्स को, और ओनली लेना है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम। उसके अलावा नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को भी हमें रिकॉर्ड करना है, वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे और कैपिटल रिसीट्स भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। उसके बाद ये मैंने देखो कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, फटाफट से आपको समझा देता हूँ। ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, इधर डेबिट आ जाएगा, इधर क्रेडिट आ जाएगा, एक्सपेंडिचर और इनकम हो जाएगी। और यहाँ आ जाओ आप, ये मैंने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स लिखे हुए हैं जो कि कैसे नेचर के हैं? रेवेन्यू नेचर के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जैसे सैलरीज। अब इसमें मैंने क्या किया? आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करके आपको दिखाई हुई है। इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। ये सारी एडजस्टमेंट हम सिखाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद रेंट, ये भी रेवेन्यू का नेचर का है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑनरेरियम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑनरेरियम में क्या होता है? जो एनपी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कोई इनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो ये सेलिब्रिटीज़ को या फिर बड़े ऑफिसर्स को बुलाते हैं, तो उसको ऑनर करने के लिए कुछ पैसे और गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन मैंने पीछे डिस्कस किया, ये नॉन कैश आइटम है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आएगा। उसके अलावा मैंने पीछे फिर डिस्कस किया था लॉस जो होगा, यानी कि अगर आप एसेट्स को सेल करते हो उस पर जो लॉस होगा, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। उसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, देखो 3 आइटम्स ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे। एक तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट्स, एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना एसेट्स पर। ये 3 आइटम्स पे अगर आपकी महारत हो जाती है, यानी कि आप इस पर एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना आपके लिए बच्चों का खेल है। और ये टॉपिक्स मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये सरप्लस, बात करते हैं अभी सरप्लस की। इसके इधर आ जाओ, आप इनकम में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। देखो सब्सक्रिप्शन एक हमारी रेवेन्यू इनकम है, इसमें मैंने आउटस्टैंड। अब इधर आ जाते हैं इनकम की साइड। इनकम में देखो सब्सक्रिप्शन हमारा एक रेवेन्यू इनकम है, और मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग्स की एडजस्टमेंट की हुई है। ये हम करना सिखाएंगे आपको जब हम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कि कैसे आउटस्टैंडिंग और एडवांस की आपको एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद एंट्रेंस और एडमिशन फीस को भी रेवेन्यू इनकम माना जाता है। जनरल डोनेशन, देखो 2 टाइप के डोनेशन होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन तो आएगा बैलेंस शीट में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लेक्चर्स देख लो आप। लेकिन जनरल डोनेशन है या फिर ओनली डोनेशन है, कभी कभी ओनली डोनेशन भी लिखा रहता है, उसको भी हमें इनकम की साइड ही लिखना है। उसके अलावा लीगेसी है। लीगेसी अगर जनरल है, इस पर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा है, इसको भी हम इनकम ही मानेंगे। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर बेच देते हो, वो पैसा जो आएगा वो भी हमारी इनकम है। रेंट है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया है जो फिक्स्ड एसेट सेल करने पर जो आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी इनकम ही माना जाता है। कैसी इनकम माना जाता है? रेवेन्यू इनकम माना जाता है। उसके अलावा सन्ड्री रिसीप्ट्स,
कुछ छोटी-मोटी जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं जिनका अमाउंट स्मॉल होता है उनको भी हम रेवेन्यू इनकम मानते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम की साइड का टोटल करेंगे, एक्सपेंडिचर की साइड का टोटल करेंगे और अगर इनकम की साइड एक्सपेंडिचर की साइड से ग्रेटर है तो इधर सरप्लस आ जाएगा और वाइस वर्सा अगर आपकी एक्सपेंडिचर की साइड इनकम की साइड से ग्रेटर है तो यहाँ पे डेफिसिट आ जाएगा और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हो गया और 1 साल का बनेगा यानी कि 12 महीने का बनेगा और एक्रूअल बेसिस पे बनेगा और एडजस्टमेंट होगी इसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस की और ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स लेनी है। क्या लेनी है? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट्स हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं लेनी है। अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और एक लास्ट ईयर का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है उसको भी मैं दिखा दूंगा आपको। अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं तो उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, लास्ट ईयर का लेक्चर है और अभी भी वो रिलेवेंट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की एडजस्टमेंट सीखनी है और जो एसेट्स हैं उन पर आप प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको सीखना पड़ेगा, तब आप ढंग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना पाओगे। फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, इस एग्जाम्पल को हम करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, सिंपल थोड़ी सी एक दो आइटम्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बाकी आपको ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम्स को रिकॉग्नाइज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट में लिखना है। तो देख लेते हैं कैसे हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले मैं फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। इतने में शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा, इतने सेक्शन में। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ये टी शेप अकाउंट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंक चेंज करनी है और यहाँ हम लिख देंगे डेबिट और इधर लिख देंगे क्रेडिट और यहाँ हमने लिखना है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड 31st मार्च और ये आप डेट है ना क्वेश्चन से ले लो, क्वेश्चन में लिखी हुई डेट इसमें गिवन नहीं है तो 31st मार्च छोड़ देते हैं और डेबिट साइड आपको लिखना है एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड आपको लिखना है इनकम और लिख के यहाँ पे रुपीस और फिर आप आइटम्स उतारना यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले फीस कलेक्टेड, पता चल रहा है ये इनकम है और एक जो फीस होती है वो रेवेन्यू नेचर की ही होती है क्योंकि ये रिकरिंग नेचर की है, बार बार मिलेगी। और उसके बाद ये स्मॉल अमाउंट है और ये डे टू डे आपकी एक तरीके से इनकम हो गई, इसलिए इसको हम रेवेन्यू इनकम मानेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअल में, देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में आपको कितना मिला है, 3,80,000, 3,80,000 मिला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करें, हमें ओनली 12 मंथ्स का लेना है और इस ईयर का, करंट ईयर का। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 80,000 तो आपको पिछले साल का मिला है, 3,80,000 में 80,000 लास्ट ईयर का है। तो भैया हमें लास्ट ईयर का रिकॉर्ड नहीं करना, तो 38 ये एक्चुअल 3,80,000 एक्चुअल रिसीप्ट है आपकी। तो ये जो 80,000 इसमें इंक्लूड है लास्ट ईयर का, इसको हटा दो और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 10,000 है। कोई बात नहीं, हमें नहीं मिला इस साल का 10,000 लेकिन इसको हम काउंट करेंगे क्योंकि हमें ओनली इस ईयर का लिखना है। तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, ये जो 80,000 है तो हम 80,000 तो यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। और ये जो 10,000 है ये इस ईयर का है, कोई बात नहीं, नहीं मिला कैश में लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर हम इसको काउंट करेंगे। तो आपको जो फीस रिकॉर्ड करनी है वो 3,10,000 रिकॉर्ड करनी है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। इसके बाद ये देखो बाई फीस मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 3,80,000 और यहाँ पर हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और यहाँ पे लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और 80,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा 3,10,000। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आ जाओ सैलरी पर। तो सैलरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये बनती है कितनी, 28,000
और यहाँ पर दो आपको एडजस्टमेंट दी हुई हैं। एक तो 3000 इसमें इंक्लूड है लास्ट ईयर की, ये आपको हटानी पड़ेगी, और इस साल की कितनी है आउटस्टैंडिंग 1000, ये आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसी को बोलते हैं एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओनली करंट ईयर का 12 महीने का आपको रिकॉर्ड करना है, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सैलरी, ये मैंने लिखा सैलरी, और सैलरी यहाँ पे लिखा 28,000। फिर वही एडजस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1000, और प्रीवियस ईयर का जो हमारा आउटस्टैंडिंग था वो 3000 था, जो कि इस साल मिला है, तो ये 28,000 में इंक्लूड था, इसलिए इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये बनेगा 26,000, तो ये 26,000 बनता है। बाकी सारी एडजस्टमेंट मुझे लग रहा है कि बहुत आसान है, तो इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो सबसे पहला करना है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो इसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है 3000। उसके बाद आ जाओ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये मैंने रिकॉर्ड किया टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। और उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने रिकॉर्ड किया मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000 रुपये। और उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 6,000 रुपीज़। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक और एडजस्टमेंट हमारे पास आ रही है यहाँ 29,000। ये देखो, बुक्स और पीरियडिकल्स परचेज करें आपने, और इस 29,000 में 19,000 की बुक्स है, और बुक्स को एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है? एसेट माना जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप एसेट परचेज करोगे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, इस 29,000 में से 19,000 की बुक्स है उनको हटा देना है, और जो पीरियडिकल्स होते हैं, स्टेशनरी जो होती है, वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानी जाती है। तो ओनली आपको पीरियडिकल्स को ही यहाँ पर लिखना है। तो ये मैंने लिख दिए पीरियडिकल्स, और ये बनते हैं 10,000 रुपीज़ के, क्योंकि हम 29 में से 19,000 हटा देंगे। उसके बाद रेंट पेड, ये मैंने लिखा रेंट पेड कितना है, ये भी 10,000 ही बनता है। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये बना दिया मैंने पोस्टेज एंड टेलीफोन्स, कितना बनता है 15,000। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और डोनेशन रिसीप्ट, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बनता था, ऊपर से जाके देख लेते हैं एक बार, 4,000। और डोनेशन, देखो ये जो डोनेशन है इस पर कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा है, क्यों ये स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, तो ओनली डोनेशन यहाँ पर आ जाएगा, डोनेशन रिसीव्ड। तो ये कितना आ जाएगा 20,000। तो ये सारा के सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया, बस आपको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले तो इधर से टोटल कर लेते हैं, ये कितना बनेगा 3,30,000। और फिर इधर से टोटल कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी जब आप टोटल करें तो 3-3 के ग्रुप्स बना लें, जिससे आपको टोटल करने में आसानी होगी। ये मैंने 3-3 के ग्रुप्स बना लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 26 और 3 29, 29 और 10 39 और 2 41, 41,000 ये हो गए। उसके बाद यहाँ से आज 18, 18 और 6 24, 24 और 10 34, 34,000 ये हो गए। तो इसको टोटल कर लो 75,000, और ये हो जाएंगे आपके 25, 25 और 4 29, 29,000। इसको यहाँ पर टोटल कर लो आप 0,004, और ये 1,04,000 हो गए जी। तो 1,04,000 को आप यहाँ से माइनस कर दोगे 0,002, और 2,26,000 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये, और इसको आपने लिखना है सरप्लस के नाम से। किसके नाम से लिखेंगे आप? सरप्लस के नाम से। और इसको फिर आप यहाँ क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ऐसे इसको एक्सटेंड किया, और यहाँ पर इसको आप क्लोज कर देंगे। दोनों साइड आ जाएगा 3,30,000 और 3,30,000। इस तरीके से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन आपको
पहले सीखनी पड़ेंगी ये 3 एडजस्टमेंट्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी से हो गया, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सीखना पड़ेगा जो कि सबसे मुश्किल टॉपिक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैटेरियल कंज्यूम्ड, ये भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि जब आप एसेट्स सेल करते हैं उस पे प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये सारी की सारी चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है, यानी कि कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करके जो फाइनल आंसर आएगा 12 मंथ्स का, उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।